अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 मार्च को अपोजिशन और 5 मार्च को हुकूमत की सेल्फ क्लेम जीत के बाद अब दोनों का टाकरा होगा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर, जो खुफिया होगा। नतीजा कितना सरप्राइजिंग हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद पंजाब में भी मैच पड़ने का इम्कान है, जिसके लिए खिलाड़ियों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ताउन मांगे जा रहे हैं। क्या ये मुलाकातें वसीम अकरम प्लस के लिए किसी परेशानी का बायस हो सकती हैं? इन्हीं मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी उवैस तौहीद साहिब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। उवैस तौहीद साहब, मुलाकातें हो रही हैं आज पंजाब में। बिलावल भुट्टो यहाँ पर मौजूद हैं, हमजा शहबाज से मिले हैं, चौधरी बरादरान से मिले हैं। क्या PDM में इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है कि पंजाब में अदम ताउन लाई जाए, अदम एतमाद लाई जाए? आयशा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा हदफ है अपोजिशन का वो सेनेट का चेयरमैन है और सेनेट में सिंबॉलिक अपनी बरतरी हासिल करने का है। और जरदारी के लिए, जो है जरदारी साहब के लिए 2018 के अपने सियासी गुनाह धोने के लिए जो है वो बड़ा अच्छा मौका है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आगे हदफ जो है वो चेयरमैन सेनेट का है। और जिस तरह मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर टर्म यूज होती है ना, हेरिंग, एक हदफ दिखाते हैं और दूसरी तरफ हदफ इस्तेमाल यूज करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह का कुछ हाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में शिकस्त के बाद, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत के बाद जिस तरह बौखलाहट है हुकूमत के रैंक्स एंड फाइल में, उसको इस्तेमाल करते हुए ये रिवायती और तजर्बेकार सियासतदान इस सियासी निज़ाम में दौड़ लगवाना चाहते हैं इमरान खान साहब की। और मैं नहीं समझता कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब के अंदर बड़ी आसानी से आ सकती है या फिर वो कौमी असम्बली के अंदर लेकर आएंगे। उन्हें पता है कि काफ लीग और MQM समझौतों या जिसकी बुनियाद पर भी आप कह लें, उन जिसकी मदद से वो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं, वो हम सबको पता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हवा इतनी नासाजगार है इमरान खान साहब के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने आप को दूरी इख्तियार कर ली है और खुद इमरान खान साहब तन-तना खड़े हैं, ऐसा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि परवेज इलाही साहब को सियासी तौर पर इस वक्त बुज़दार साहब जैसा कोई भी सियासतदान सूट करता है। मुझे यूँ लगता है कि काफ लीग और MQM इस नाजुक मरहले पर डिप्टी सेनेट के चेयरमैन सेनेट के तौर पर अपने अपने कैंडिडेट जो है वो फील्ड करेंगे। काफ लीग हो सकता है कि जाहिर बात है कि कामिल आगा साहब को करे, और जो MQM के हल्के हैं उनसे जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ आ रही है फैसल सदवारी साहब की, ना कि फारूक नसीम साहब की। और MQM के लीडरान कहते हैं कि फारूक नसीम साहब हमारे तो इतने ज्यादा नुमाइंदे नहीं है, तो हमारी तरफ से अगर कोई कैंडिडेट हो सकता है तो फैसल सदवारी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हर तरफ से धड़का लगा रहेगा और वही अपोजिशन के खिलाड़ी चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो चाहते हैं कि बस धड़ाम तख्ता हो जाए, और वो तो बहुत अरसे से चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब और किसी हद तक नवाज शरीफ साहब, चाहे वो देखने में नवाज शरीफ साहब का कोई भी बयानिया लगे, मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त कोई धड़म तख्ता करने में है। वो कहते हैं कि ये मसाइल जो वो खुद भी छोड़ के गए दोनों हुकूमतों में, और जो खुद इनके कुछ पैदा करदा मसाइल हैं इस हुकूमत के, इमरान खान साहब की, उन मसाइल के तले दबे रहे। ये इमरान खान साहब कानून साजी ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि सेनेट के अंदर मामूली बरतरी हासिल है। अगर सेनेट के चेयरमैन जीत जाते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब को एक और झटका होगा। और मुझे ऐसा ही लगता है कि सादिक सरदारी साहब जो है बहुत मुश्किल है उनके लिए दोबारा। ठीक है उवैस तौहीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए चारों तरफ से उस पर दबाव डाला जा रहा है PDM की तरफ से। महमल सरफराज साहिब, आप चेयरमैन सेनेट पे ही पहले आ जाते हैं, पंजाब की हलचल पे बाद में आते हैं, क्योंकि उवैस साहब को लग रहा है कि अदम एतमाद दिखाया कुछ जा रहा होगा कुछ चेयरमैन सेनेट को लेकर। क्या हुकूमत की तरफ से जो हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में एक सी बात अपोजिशन जीत गई, एक हुकूमत जीत गई 3 और 5 तारीख पे, जो 12 को होने जा रहा है,
यहाँ पर सूरत हाल क्या रहेगी? मामला खुफिया है। देखिए आयशा, बात यह है कि पता तो उस दिन चलेगा। अभी तक नंबर्स तो वैसे अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन अलायंस के ज्यादा है, और ऐसा लगता तो यही है कि गिलानी साहब, जब उनका नाम भी अनाउंस हो जाएगा पीडीएम के लिए सेनेट चेयरमैनशिप के लिए, तो उनके लिए यानी कि मुंतखब तो उन्हें होना चाहिए नंबर्स का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक दफा पहले भी ये चीज देख चुके हैं, जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो तब हमने देखा कि किस तरह ऑपोजिशन की जमातों के लोग इधर से उधर हो गए। नंबर्स उनके पास उस वक्त भी पूरे थे, लेकिन क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है तो फिर इधर उधर हो सकता है। और इस वक्त जो है हुकूमत की काविश तो होगी कि उन्होंने अगर इफ दे पुट देयर वेट बिहाइंड सादिक संजरानी साहब, तो उनकी बिल्कुल कोशिश होगी कि संजरानी साहब ही जीते, क्योंकि वैसे ही गिलानी साहब की सीट की जीत उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। वो एक सिंबॉलिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से वजीर आजम साहब को जो था वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा अपने इत्तेहादियों से, अपने पार्लियामेंट्री पार्टी से। तो ये तो खैर उस दिन पता चलेगा। लेकिन एक चीज आयशा मैं इसमें कहूंगी कि वैसे तो जिस तरह मैंने कहा कि नंबर्स गिलानी साहब या जो भी पीडीएम के कैंडिडेट उनके हक में है, लेकिन अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगी कि फिर हुकूमत का मौकफ क्या होगा। क्योंकि वैसे तो वो ओपन बैलेट की भी बात करते हैं, लेकिन ये है कि क्या वो सेलिब्रेट करेंगे संजरानी विन को, अगर ऐसा हो जाता है जिस तरह उन्होंने पिछली दफा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हुआ था, तो तब भी उन्होंने उस चीज को सेलिब्रेट ही किया था। तो ये भी देखना होगा, क्योंकि उनका मौकफ इस चीज के ऊपर अपने टाइम में कुछ और होता है और दूसरे टाइम पर कुछ और होता है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है आमिर जिया साहब, एक तो डिप्टी चेयरमैन के लिए सभी अपने अपनी तरफ से बंदे फील्ड करें। पीडीएम की बात की जाए तो नून लीग का जिक्र आता है, अगर हुकूमत की तरफ से बात की जाए तो एमक्यूएम और फिर मुस्लिम लीग आप भी चाहते हैं डिप्टी चेयरमैन में उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। 47 और 53 रेशो है हुकूमत और पीडीएम के दरमियान। आपको क्या लगता है सादिक संजरानी साहब की जमीन काफी मजबूत है जहां वो खड़े और पायदार है, मगर अकलियत में है। गिलानी साहब भी लग रहा है कि उनके पीछे भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि हाथ मौजूद है। आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? देखिए अभी तो खैर कहना कबल वक्त होगा। बज़ाहिर अगर आप नंबर गेम की बात करें तो यकीनन हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तें ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो होगा इलेक्शन होगा सेनेट की सीट पर, आप उसमें देखें कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो इत्तेहादी है वहाँ पर बलूचिस्तान में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स होंगे कि जिसमें जो रीजनल प्लेयर्स होंगे वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको दोबारा से दुरुस्त करेंगे या बदलेंगे। तो उसमें आप ये नंबर्स के ऊपर की जो भी आपको नजर आ रहा है कि जी 53 और 47, तो ये जो डायनामिक्स है आयशा ये बदल सकती है और इस बात का बिल्कुल इम्कान है। अच्छा दूसरी बात है कि सीक्रेट बैलेट जो है वो दोधारी तलवार की तरह है। उस तलवार ने एक मरतबा जो है हुक्मरान इत्तेहाद को घायल किया, तो बिल्कुल इस बात को आप रद्द नहीं कर सकती कि अगले जो 12 को जब इंतखाबात हो सेनेट चेयरमैन के, तो उसमें ये घायल हिज़्ब इख्तिलाफ को ना कर दे। लेकिन जाहिर है कि हम इस पर क़यासराई नहीं कर सकते, वो दिलों का भेद अल्लाह मियाँ जानते हैं और आप इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है, जो आपको एक मेरे ख्याल में हम लोग बहुत हमें लगता है कि हर वक्त सियासत में हल्ला गुल्ला हो रहा है और हुकूमत गिराने की या बनाने की या बचाने की हर वक्त बातें करते रहते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ हो हुकूमत हो, लेकिन इसका ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसका जो एक बड़े मंजरनामे पर इसका अगर आप देखें असर, वो ये कि जिस मुल्क में मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम है, और वो अदम इस्तेकाम इसलिए नहीं है कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, तब भी उस ज़माने में आप याद करें कि बहुत ज़्यादा अदम इस्तेकाम होता था। पीपल्स पार्टी जब थी उस ज़माने में भी लोग हफ्ते दिन महीने गिना करते थे कि हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। उससे पहले 90 की दिहाई को देख लें, उसमें आपको हर वक्त चीजें जो है वो एक कहते हैं ना कि खेल जारी था इसी तरह का, हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आमिर साहब फिर ऐसे कह लो कि हम अपनी माजी की हुकूमती रिवायात के मुताबिक ही सफर कर रहे हैं, बदला कुछ नहीं यहाँ पर, ऐसे ही माजी में होता रहा। मैं बिल्कुल माजी में मेरा वही कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने तक आपको लगेगा कि जी इस्तेकाम नहीं था, उन्होंने अपने बनाए हुए सिस्टम की नफी की। तो इसका मतलब है जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर कोई फ्लॉ है, उसमें खराबी है कि उसमें बुकरात को लिया है, सुकरात को लिया है, किसी को भी लेकर आए, आपके मुल्क में इस तरह की धमा चौकड़ी मची रहेगी। तो हम जो है सब टेक्स्ट पे बात करते हैं, उन चीज़ों पे बात करें जो सियासत का तारीख में फुटनोट होगा। असल जो हमारा इशू है, जो इस मुल्क का रियासत का मसला है, वो ये कि इसको इस्तेकाम की ज़रूरत है, और इस निज़ाम में ये निज़ाम जो इस्तेकाम देने में नाकाम रहा है, इसके अंदर एक दाखिली फ्लॉ है, एक तजाद है कि जिसकी वजह से आप कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं देख सकते। और उसमें आपको लगेगा कि क्योंकि ये तकसीम करता है अपने हम लोगों को, अवाम को तकसीम करता है, तो इस पर सोचना चाहिए हम सब लोगों को। जी
वैसा ये खला की जो बात की जा रही है और माजी की रिवायत है, एक बड़ी मजे का जैसे खबर ये रही कि पीटीआई की तरफ से एएनपी से मदद मांग ली गई है चेयरमैन सेनेट के लिए, और उधर बिलावल भुट्टो ने चौधरी बिरादरान से मदद मांग ली है चेयरमैन सेनेट के लिए। अब जहां सियासी फिर कहते हैं नहीं सब जायज है सियासत में, तो फिर क्या सारे का सारा मामला सियासत की तरफ से ही है जिस बायस खला मौजूद निजाम में और कोई हुकूमत नहीं चल पाती, या ये खला पैदा किए जाते हैं इस सियासी निजाम में कि ये निजाम चल ना सके? आयशा देखिए, मैं ये समझता हूं कि सादिक संजरानी साहब का 2018 के अंदर इंतखाब होना, इमरान खान साहब और जरदारी साहब का बावजूद इसके कि एक दूसरे के हरीफ रहे, नजरियाती तौर पे गले मिलना और सादिक संजरानी साहब को इलेक्ट करवाना, तो अमूमी तासर तो यही रहा है कि सादिक संजरानी साहब जिनके खिलाफ साल डेढ़ साल पहले एक अदम एतमाद की तहरीक भी नाकाम रही है, कि उनको जो है वो ताकतवर हल्कों या एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग रही है, या उनके कम से कम पसंदीदा उम्मीदवार है। बलूचिस्तान के छोटे सूबों के उम्मीदवार तो बहुत हो सकते हैं ना, ये तो सादिक संजरानी साहब एक ठेकेदार के तौर पे मशहूर हैं, और गिलानी साहब के उसमें एक स्पेशल असिस्टेंट का इन्होंने ओहदा भी लिया हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि सादिक संजरानी साहब इस वक्त उसी तरीके की पोजीशन पे खड़े हैं जिस तरह हफीज शेख साहब थे। नहीं, मगर उवैस साहब ये तो बाप चौथी बड़ी जमात है सेनेट में, कुछ तो फर्क होगा हफीज शेख साहब से। हफीज शेख साहब हार गए, संजरानी साहब जीत जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब ने तौसीक की ना, इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे हमारे इत्तेहाद के, ठीक है वो बीएपी के हैं, और लेकिन कहने का मकसद ये है कि सादिक संजरानी साहब कोई नजरियाती वतन से तो पैदा हुए नहीं, इनका सियासी करियर वहां से तो शुरू नहीं हुआ ना, ये कोई धरने के अंदर रहे हैं इमरान खान साहब के। आप पीटीआई के लोगों की जो साइकी है अगर उसको देखें तो वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारी सबों के आदमी नहीं है, तो उनको दोबारा इलेक्ट करना किस तरीके से होगा। तो मैं समझता हूँ कि वहां पर गिलानी साहब अगर उनका फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है तो एक पलड़ा भारी होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए, इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानिए के अंदर अपना लहजा मजीद तुर्श किया है, और वो ये उन्होंने ये कहा कि देख लीजिए कि आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान साहब के साथ क्यों मिल रहे हैं ऐसे मौके पर। तो उनका भी ये है कि मुबैना तौर पर अगर कोई रोल फ्यूचर में एस्टैब्लिशमेंट ना दिखाए और न्यूट्रल रहे, तो उनका भी यही मेरे ख्याल में बयानिया है कि सेनेट के चेयरमैन के उसमें कहीं ना कहीं उन्हें एज हासिल हो। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा साथी जीतना। तो जाहिर बात है इसके अंदर अब्दुल कादिर ठेकेदार जीत गए बलूचिस्तान से, तो उनको किसने जितवाया। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो मुझे पीडीएम के हलकों से जो एक स्मेल कर रहा हूं मैं, वो ये है कि इस दफा वो इस बात पे मुसर है कि किसी न किसी तरीके से सेनेट चेयरमैनशिप हासिल की जाए। दूसरी तरफ जो आमिर जिया साहब जो हैं, उनका जो एक जुमला था कि जी सियासी निज़ाम के अंदर नकाइस हैं, बिल्कुल नकाइस हुए हैं, लेकिन इससे कहीं भी ये जाहिर नहीं होता कि जिस तरह एक रिटायर्ड जो जर्नल्स हैं या रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका ज़मीर रिटायरमेंट के बाद जागता है और वो सिगार या कॉफ़ी पे बात कर रहे होते हैं कि सदारती निज़ाम आना चाहिए या फला निज़ाम आना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इस पार्लिमानी निज़ाम के नकाइस को दूर किया जा सकता है और उसके जिम्मेदार हमारी सियासी जमातें भी हैं। ये बात बिल्कुल हमें तस्लीम करनी चाहिए, जिनके अंदर एक जमहूरी कल्चर नहीं है। जब तक वो इवॉल्व नहीं होगा, जब तक थर्ड ईयर का जमहूरियत भी आगे नहीं बढ़ सकती है। करेगा ये क्यों हम मंत्रा पढ़ते रहे कि जी नहीं मरियम ही सही जानशीन है, नहीं बिलावल ही सही जानशीन है। हो सकता है सईद गनी हो सकता है कि साद रफीक हो, सब ऐसा माहौल बनना चाहिए, लेकिन वैलिड पॉइंट निजाम को फेंकने वाला निजाम ले आए। मैमल साहिबा जब ऊपर बात कर रही थी मैं पंजाब की, मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो आज मुलाकात रही बिलावल और हमजा की, जो रिपोर्ट हुआ राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं पहले उस पर बात करूं, बल्कि पहले आप ये सुने कि बाहर बिलावल ने क्या कहा, फिर मैं आपसे वो बात भी रखती हूँ।
नंबर्स में कोई क्रिटिसिज्म रहा है, जो अपोजिशन की तरफ से लोग वहां मौजूद थे, उनका शिकायत ये है कि जितने वो क्लेम करते हैं उतना वहां मौजूद नहीं थे। जब वजीर आजम खान साहब को अपना पहली दफा वो वजीर आजम मुंतखब हो रहा था, ना तब वो MNAs ने अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दिए थे और ना कल उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दिए थे। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे। अब क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पंजाब को बचाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे, ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वजीर आला मिले? महमल, एक तो ये गुफ्तगू रही कि मर्जी से वोट हुआ या दबाव से वोट हुआ। आज राना सना ने गुफ्तगू में कहा कि हमारे साथ 23 PTI के MNAs ताउन करेंगे PDM के, जिस पे बिलावल ने पूछा किस सूबे से हैं, तो राना सना ने बताया कि पंजाब से हैं और इसकी तस्दीक फिर हमजा शहबाज ने की। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के अंदर। अब सवाल आपसे ये बनता है कि ये जो 16 हैं, ये 23 हैं जो वजीर आजम साहब भी तस्लीम करते हैं, ये न्यूट्रल हैं, ये किसी के कहने पर चाल चलेंगे, ये दोनों तरफ खेल रहे हैं? आप पंजाब को लेकर क्या समझ रही हैं? किसी को वहां पर अदम एतमाद सूट कर रही है और ये घोड़े वहां तैयार खड़े हैं? देखिए आयशा, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो ये बात कर रहे हैं ना MNAs और इवन MPAs वगैरह की भी अगर बात की जाए पंजाब के अंदर, तो जब ये गिलानी साहब की भी जब इलेक्शन था तो उसके अंदर बहुत सारे PTI के लोगों ने PDM से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें अगर नून लीग की टिकट दिलवा दी जाए तो हम जो है गिलानी साहब को वोट दे देंगे, क्योंकि अगला इलेक्शन हम अगर तहरीक इंसाफ की टिकट पे लड़ते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीतना। और यही वजह है कि कुछ ने, उन्होंने खैर सबको तो वो प्रॉमिस कर भी नहीं सके, क्योंकि जाहिर बात है उनके अपने भी हलकों में लोग होते हैं, तो उन्होंने जितनों को प्रॉमिस किया तो वो कहा यही जा रहा है कि उन्होंने वोट दिया। अच्छा, अब इसी से रिलेट में पंजाब की भी बात करती हूँ और एक आमिर जाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, और ये सही बात है। ये तमाम जमहूरी हुकूमतों के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। इस हुकूमत के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए एक प्रॉब्लम बनी है कि हालांकि इनकी अददी कमजोरी के बावजूद इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है और इसलिए ये हुकूमत एक बड़ी ताकतवर हुकूमत समझी जाती है। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, इनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इनके अपने MNAs और MPAs प्राइवेटली या वो जब अपोजिशन जमातों को भी मिलते हैं, वो सहाफियों को भी मिलते हैं, तो वो इस चीज पे कहते हैं कि अगला इलेक्शन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी, अगर अपोजिशन को कोई चीज मिल रही है, यानी अगर अपोजिशन आपको स्ट्रांग नजर आ रही है या PDM की तहरीक आपको स्ट्रांग नजर आ रही है, वो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से, वो किसी और वजह से नहीं है, वो किसी साजिश की वजह से नहीं है। तो ये जो चीजें ना, मेरे ख्याल में हमें ये भी ज़हन में, वैसे तमाम जमहूरी हुकूमतों को अपना बिल्कुल टाइम जो है वो पूरा करना चाहिए, 5-5 साल, और इस हुकूमत को भी करना चाहिए। ये जो है हुकूमत का जाना, ये मेरे ख्याल में वैसे ही ये मुल्क के लिए सही नहीं। जहां तक पंजाब की आपने बात की, तो पंजाब के अंदर हम कब से सुन रहे हैं कि जी तब्दीली आ रही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि वजीर आजम साहब जो हैं वो वजीर आला साहब से खुश है। लेकिन इस वक्त वाकई दोबारा से ये चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। क्या आया कि ये देखना आयशा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से होता है या एक्चुअली इन हाउस चेंज खुद ही हुकूमत की तरफ से लिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर कई लोगों के नाम आ रहे हैं। हमने राजा बिशारत साहब का भी नाम सुना, चौधरी परवेज इलाही साहब का तो नाम, उनका नाम भी सुना जा रहा है। तो ये जो है ये अभी देखने, मतलब आने वाला वक्त बताएगा। जहां तक तहरीक जो नो कॉन्फिडेंस मूव की बात है पंजाब के अंदर, उसके ऊपर गौर जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या क्योंकि उसके अंदर नून लीग की जो है वो जरूरत नहीं होगी। महमल, क्या नून लीग को सूट करता है पंजाब में तहरीक अदम एतमाद? जी, यही मैं कह रही हूँ कि नून लीग के अंदर एक्चुअली इस वक्त डिबेट चल रही है कि आया कि क्या काफ लीग को यानी चौधरी परवेज इलाही साहब को सपोर्ट किया जाए कि नहीं, कि ये ना हो कि वो 2-2.5 साल जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाए कि अगली दफा फिर वो नून लीग को भी जो है पंजाब के अंदर वो टफ टाइम दे सकते हैं। अभी तो जो है इतना मसला नहीं है, इसीलिए PTI के बहुत से अरकान उनके पास पंजाब में MNA और MPA दोनों उनके पास आ रहे हैं अगले इलेक्शंस के लिए। तो ये खैर अभी देखना है। ये भी हो सकता है कि इन हाउस चेंज हो, क्योंकि जहां तक हमने जो न्यूट्रल की भी हमने एक चीज देखी थी कि ऑपोजिशन जमातें बहुत ज्यादा कह रही थी और फिर आखिरी 4 दिनों में सेनेट के इलेक्शन से पहले कुछ जो है वो आवाज कम हुई और उसकी वजह भी है। तो अब जो है क्या ये हो सकता है कि शायद एक इस तरह की भी चीज हुई हो कि शायद इन हाउस चेंज हुकूमत को खुद ही लानी पड़ जाए।
तो देखते हैं, मतलब मैं इसके बारे में, जाहिर बात है ये तो वक्त ही बताएगा, हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी मूव्स बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं। लेकिन असल फोकस बुज़दार साहब है कि किस किस को सूट करते हैं बुज़दार साहब जैसे वजीर आला, और किस किस के लिए मसला बन रहे हैं या किसी के लिए भी मसला। आमिर ज़िया साहब को लेंगे एक ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे कि वजीर आजम 3 तारीख के बाद और 5 के बाद कितने मजबूत हुए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आमिर ज़िया साहब, एतमाद के वोट के बाद और 3 मार्च के बाद जो एतमाद का वोट मिला, वजीर आजम कितने मजबूत हुए, सियासी तौर पर कितना इस्तेहकाम है, और क्या पीटीआई हुकूमत को पंजाब में तब्दीली की जरूरत है? सर ये तो बात एक अरसे से जारी है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक नामुनासिब जो है इंतखाब रहा है इमरान खान साहब का, और ये बात जो है सिर्फ उनके मुखालफिन नहीं कह रहे बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अगर बाज़ अरकान से बात करें तो वो भी शिकायतन यही बात कहते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी यकीनन बहुत बुरी होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो कराची में बैठा हूँ, लेकिन मैं अगर बात करूँ, हम सूबे सिंध की बात करें कि यहाँ पे तो बड़े काबिल वज़ीर आला हैं और 12 बरस से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह हुकूमत है। भी आप क्लिप सुनवा रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वक्फे से पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि हम पंजाब को बचाने के लिए जाएंगे। तो मुझे बड़ी मज़ाक़ खेज़ सी बात लगी उनकी, क्योंकि उन्होंने जो सिंध के साथ सलूक किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 12 बरस में, आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो सूबे में रहते हैं, चाहे वो कराची में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, सक्खर में हो, लाड़काना में हो, किसी सिंध के इलाके में हो। तो जो बर्बादी सूबा सिंध में हुई, और सूबा सिंध जो है वो वसाइल के हिसाब से बड़ा अमीर सूबा है, कारोबार होता है यहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतनी ज़्यादा करप्शन कि आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यकीनन बुज़दार साहब एक इस्तिआरा, एक मेटाफर तो होंगे, लेकिन सिंध तो एक भयानक हकीकत है हमारे सामने। और जब आप बात करते हैं कि पीडीएम यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजल रहमान, ये वो लोग हैं कि जो बहुत बार आजमाए हुए हैं, और मतलब है कि यकीनन पीटीआई ने मायूस किया होगा, इस पर हम बात कर सकते हैं, बड़ी कमजोरियां हैं इस हुकूमत में। लेकिन जो लोग आज तकदीर बदलने का दावा करके निकले, अगर आप उनका माजी देखें तो बेशुमार खराबियों की जड़ जो है वो वहीं से, उसके सूते जो है वहीं से फूटते हैं। तो बात यह कि हमारे यहाँ ये जो हर वक्त लगा रहता है कि जी बुज़दार साहब का यकीनन मुकाबला बड़ा सख्त है कि शहबाज शरीफ जो थे वो रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक था, 30 बरस से उनकी हुकूमत थी शरीफ खानदान की, अपने वो ग्रेड 17 के अफसर तक को खुद इंटरव्यू करके लगाया करते थे। उसके मुकाबले में बुज़दार साहब एक बैकवर्ड एरिया से उनका ताल्लुक है। हमें पता है कि मतलब है वो उस तरह की सहरंगेज करिश्माती शख्सियत नहीं है कि जैसे मुराद अली शाह साहब हैं या शरीफ खानदान के जो बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन बात यह कि इस वक्त जो है मिसमैनेजमेंट वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है, पंजाब तक महदूद नहीं है, और ये जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की कि वहां होनी चाहिए। बात ये कि सूबे सिंध पे आप नजर करें, सूबे सिंध में जो सूरत हाल है वो मतलब एक जमाने में बड़े आराम से आप आवारा कुत्तों से निमट लिया करते थे। अब इस सूबे में गुज़श्ता साल 22,000 केसेस हुए डॉग बाइट्स के, 14 लोग हलाक हुए थे लास्ट ईयर 2020 में। इस साल जो है सैकड़ों में भी से आ गए पहले 3 माह के अंदर। तो इन लोगों से मामूली काम नहीं होते, मामूली काम नहीं होते, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बिलावल साहब जो है मुझे लगता है ये कि कुछ कैरिकेचर बन गए अपनी वालदा को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, और खैर अच्छी बात है जी। मगर आपने जो सवाल उठाया वैस साहब की इजाजत से, मैं महमल क्योंकि लाहौर में हैं और आप लोग कराची में हैं, तो महमल साहिबा पहले आप जरा थोड़ा इस बात को एड्रेस कर दें कि वो कह रहे हैं कि बिलावल वहां खड़े होकर बुज़दार साहब जिन बेचारों की 2.5 साल की हुकूमत है उन्हें कह रहे हैं मैं लोगों को पंजाब को बचाना चाह रहा हूं, बट 12 साल जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो वहां का नक्शा सामने रख रहे हैं। तो आप नहीं समझती कि कुछ वक्त मिलना चाहिए तो बुज़दार साहब भी वो करिश्माती शख्सियत बन जाएंगे फिर मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो या फिर शरीफ खानदान की तरह? देखिए आयशा, पहली चीज तो ये है कि पीपल्स पार्टी तो खैर मेरे ख्याल में पंजाब में कोई तब्दीली खुद से ला नहीं सकती। पीपल्स पार्टी जो है उनका तो पंजाब में हार्डली ही कोई अब उनके उस तरीके से, यानी उनकी सीट्स हैं या इन द सेंस कि उनकी सियासत भी जो है वो हमें नजर नहीं आती। और यही वजह है कि जब गिलानी साहब के वोट्स के लिए जब पीटीआई वालों ने राब्ता किया था तो उन्होंने की टिकट मांगी थी पंजाब में, उन्होंने पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं मांगी थी, हालांकि गिलानी साहब का ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है। जहां तक और बुज़दार साहब की जहां तक बात है, देखिए ये बात हम अभी आमिर साहब ने भी ये बात की कि पीटीआई के अंदर के लोग ये बात कर रहे हैं, यानी कि ये खाली मैं, आप या आमिर साहब या अवैस साहब ये बात नहीं कर रहे। ये पीटीआई के, मैं आपको अगर बताऊं कि पंजाब के अंदर सीनियर तरीन अराकीन से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें
वो भी इस चीज की शिकायत करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि अगला इलेक्शन हम किस तरीके से लड़ें। तो वाकई ठीक है, उनका मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से था। शहबाज शरीफ, क्योंकि देखिए हमने पंजाब के अंदर देखा चौधरी परवेज लाई एक बहुत अच्छे वजीर आला थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी जिस तरीके से उन्होंने उनको काम करना तो आता है, तो उन्होंने काम जिस तरीके से किया पंजाब के अंदर आपको नजर आता था। आप भी लाहौर से में रहती हैं आयशा, मैं भी लाहौर में रहती हूँ। अगर हम सड़कों पे आजकल बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, अगर आप सिर्फ सड़कों के ऊपर जो जो कूड़ा करकट है अगर उसको ही देख लिया जाए, बिल्कुल सिंध के अंदर भी ये चीज होगी। और मेरे ख्याल में आमिर साहब एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ना परफॉर्म कीगी तो पीपल्स पार्टी को भी ये कहा जा रहा है कि एक तो आप वैसे ही एक नेशनल पार्टी जो है वो एक सूबे तक महदूद होती है, और अगर वो उस सूबे के अंदर भी परफॉर्म ना कर सकी तो चले इस तरह का 2023 का इलेक्शन नहीं तो उससे अगला इलेक्शन इनको सेटबैक होगा, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उधर परफॉर्म करना होगा। लेकिन जहां तक पंजाब के अंदर उस्मान गुजरार बिल्कुल उनको अगर टाइम देना चाहती है, पीटीआई अफोर्ड कर सकते हैं टाइम देना, तो जरूर तहरीक इंसाफ दे, हम लोग तो नहीं बदलवा सकते, वैसे भी अगर बदलना है उनको तो किसी हुकूमत नहीं बदलना है। मगर जो महमल बात कर रही है ना अवैस साहब, मुझे ये कहिए कि पीपल्स पार्टी का इतना जोर क्यों है पंजाब में? जैसे महमल भी कह रही है उनके पास नंबर ही नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में देखें बिलावल साहब जब बोलते हैं वो पंजाब की बात करते हैं, अदम एतमाद लाने की बात करते हैं, कहते हैं हम फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी का इतना जोर पंजाब में क्यों है? अब देखिए, ये तो बिलावल भुट्टो साहब के जो वालिद मोहतरम है जरदारी साहब, जो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हशर किया पंजाब के अंदर अपनी मफाहमती या जो भी जोड़ तोड़ की जो भी उनकी पॉलिसियां थी 2008 से 2013 तक, यानी कि उनका तो वर्किंग कार्डर खत्म हो गया। 86 के अंदर आप देखें कि 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई के अंदर, 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता था। ओकाड़ा को मिनी लाड़काना कहते थे, फैसलाबाद को गढ़ कहते थे, जनूबी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा ताल्लुक था। इसी तरीके से देख लीजिए कि किस तरह मंजूर भट्टू को लेकर आए, किस तरीके से गवर्नर राज लगाया, फिर उन्होंने हशर नशर कर दिया। ये जरदारी जो है ये कोई इनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं, नजरियाती आदमी तो है नहीं। ठीक है, इस्लामाबाद की सीट लेके उन्होंने एक झटका दिया है, बिल्कुल दिया। पीडीएम की ड्राइविंग सीट पे भी कहीं ना कहीं उस गाड़ी में बैठने को के अहल समझे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भी ये जोड़ तोड़ के ही बादशाह समझे जाते हैं ना, बाकी कौन सा इन्होंने नजरियाती तो कोई ऐसा जोड़ तोड़ करने की कोशिश है कि जाल बिछाकर उलझाया किसी को जाए और सुलझा अपने मामलात लिए जाएं, ये भी मुमकिन है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब के जो मैं टोन देख रहा हूँ इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत के बाद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि एक टिंज एरोगेंस भी है उनके लहजे के अंदर, जैसे पता नहीं क्या हो गया, हिमालय की चोटी सर कर ली। ठीक है, आपने इसको सेटल किया है अपने सियासी हरीफ में, लेकिन अभी तो आपको बड़ा लंबा सफर तय करना है, पार्टी के अंदर अपनी जमहूरियत लेकर आए, वहां पे आप किस तरीके से पार्टी, अब आप इसी पंजाब के अंदर आप देख लेना 2013 के बाद एक इजलास हुआ दुबई के अंदर, जिसमें कमरुज़्ज़मा कायरा, एतजाज एहसन साहब और नदीम अफजल चंद वो गए और उन्होंने जरदारी साहब को मुंह पे कहा दुबई के अंदर कि भाई आपके नाम के टिकट जो है वो नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी को ना जीत सकती है। तो इस हद तक बिगाड़ हो गया, तो पहले उसको सुधारें, ना कि आप इस हुकूमत को बदलने की कोशिश करें। ये सिर्फ एक जोड़ तोड़ की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ हिली हुई है। तहरीक इंसाफ जिसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हर जीत उनकी नामुमकिन जो है, जो शिकस्त भी है वो जीत में तब्दील हो सकती है कहीं ना कहीं सपोर्ट से, वो कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये मुझे मुजदार साहब से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था पुलिस रिफॉर्म्स का, जो लोकल बॉडीज का, वो पंजाब के अंदर पंजाब की वजह से नहीं अमल कर रहे हैं ना, अमल दरामद इनकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी बोलते हैं कि अरे भाई ज़िमनी इंतखाब में तो आपकी पार्टी हार रही है,
तो यहाँ पे आप लोकल बॉडीज कैसे आप कर सकते हैं? वैसा बात तो अभी हल्का बंदियां भी दोबारा होनी है, एक तवील काम हो गया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बयानिए की और रिफॉर्म्स की, जो इस हुकूमत का एजेंडा था, बात को आगे बढ़ाऊंगी। आमिर ज़िया साहब, यहाँ पे तो इदारों की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो सूरत हाल हो गई है, जैसे अभी अपोजिशन के बेंचों से 178 नहीं थे, इस तरह की बहुत से बयानात बहुत से लीडर्स दे रहे हैं। ये ओपन डिवीजन ऑफ द हाउस हुई, वहां पर इस तरह की बातें अपोजिशन इस वक्त कर रही है। ओपन बैलेट को मुतनाज़े, उधर खुफिया हुआ तो हुकूमत मुतनाज़े कर रही थी। ये क्या हल है? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक दूसरे को इस वक्त सवाल जवाब कर रहे हैं, ये खुद ब खुद सियासी जमातें, फिर हुकूमत और इदारे, तो मामले का हल तो कोई भी नहीं चाहता है, मर्जी का फैसला जाता है। आपने नुक्ता उठाया है, मैं कह रहा हूं कि आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। जो गम दुख जो है वो इसी बात का है कि हमारे इदारे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे कि जिस तरह से करना चाहिए। वो जो जब इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया अपनी तकरीर में, उसके जवाब में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आइन और कानून के मुताबिक जो है इंतखाबात करवाए थे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला यही है जो मैं शुरू में इशारा कर रहा था कि जो आइन और कवाबिद हैं, जो आपके ज़ाब्ते हैं, उसके तहत जब आप काम करते हैं तो आप वो इंश्योर नहीं कर सकते कि इंसाफ हो, उसमें आप जो है सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो खराबी जो है वो सिस्टम में है, जिस पर हम बात करने से कतराते हैं। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक काम करता है, लेकिन सब कहने इस इख्तिलाफ को भी शिकायत है और हुकूमत को भी शिकायत है। उसका मतलब है जो उसके कवायद हैं, जो जवाबित हैं, वो काम नहीं करे, दुरुस्त नहीं है। हमारी अदलिया है, अदलिया जो है उसमें आप देखें कि वाइट कॉलर क्रिमिनल तो छोड़ें, उसमें जो कातिल है, डाकू है, वो छूट जाता है, उसको जो है जमानत हो जाती है, जमानत क्या बरी हो जाता है। तो मतलब है अदलिया भी सही काम नहीं कर रही है आपकी यहाँ नैब से लोगों को शिकायत है, आपको FIA से शिकायत है। तो हमारे जो स्टेट के इदारे हैं, जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए, और उसके अंदर उसी आमिर ज़िया साहब, बड़ी माजरत के साथ छोटी सी बात, ये सिस्टम कौन है? देखिए, हर इदारे का कवायद और जवाबित मौजूद है, आइन और कानून हर इदारे का मौजूद है, वो कोई भी इदारा है क्रॉस द बोर्ड, तो फिर ये अमल किसने करना है? मैं ये कह रहा हूं कि चाहे पार्लियामेंट भी उसमें आती है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस फ्रेमवर्क में वो काम करें, वो फ्रेमवर्क काम का नहीं है। अब आपको रीसेट करना होगा, आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक टर्म है। जब तक आप इस बोसीदा निज़ाम को तबाह नहीं करेंगे और उसको तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको शिकायतें रहेंगी। आपको कुछ चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। इमरान खान का मसला ये इस वक्त जो बहुत बड़ा कि उन्होंने विद इन द सिस्टम काम कर रहे हैं वो, और ये सिस्टम इजाजत नहीं देता आपको कि आप रिफॉर्म कर सकें, आप बेहतरी ला सकें, क्योंकि सिस्टम बहुत सीधा है। इसमें जोड़ तोड़ जरदारी साहब का वही कामयाब हो सकता है, इसमें वोटों की खरीदो फरोख्त कामयाब हो सकती है, आम आदमी को भला नहीं हो सकता, फायदा नहीं हो सकता। ये पॉइंट जब तक हम नहीं समझेंगे। आमिर ज़िया साहब, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मगर वोटों की खरीद तो बलोचिस्तान में भी हो रही है, सिंध में भी हो रही है, KP में भी हो रही है, और पंजाब में भी हो रही है, और तमाम सियासी जमातों में हो रही है। जिम्मेदारी किस पे डाले और सही कैसे होगा, और ये तबाह करना, इससे क्या मुराद है? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन और इस वक्त हुकूमत एक दूसरे से खफा हैं। तो बात की आमिर ज़िया साहब ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की, इस्लाही तबाही, ये रीसेट करना है निज़ाम। अवैस साहब, क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम इसे? देखिए, ये तो एक जाहिर बात है कि उसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और वो सारे स्टेक होल्डर, यानी कि जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी हो, जुडिशरी भी हो, और लेजिस्लेटर भी हो, यानी कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ये हो, और ताकि उसके अंदर ये बात तय हो सके कि किसके क्या इख्तियारात हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के अंदर ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उसके अंदर नए रूल्स जो हैं वो वज़े होने चाहिए। और हम जो क्योस देख रहे हैं, ये एकेडमिक बात नहीं करना चाह रहा मैं, लंबी बात हो जाएगी। जो इस वक्त हम एक इंतशार देख रहे हैं हर जगह पे, टीवी स्क्रीन पर, या फिर सियासी इंतशार जो हम देख रहे हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं कि हर एक जो स्टेक होल्डर है वो ज्यादा से ज्यादा पावर ग्रैब करने के चक्कर में है। मैं समझता हूं कि एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, सही नीयत के साथ होना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत की है। जो मैं समझता हूं कि जब तक आप पॉलिटिकल टेम्परेचर उसको कूल डाउन नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसे कानून साजी हो सकती है, कैसे डायलॉग हो सकता है? अगर सब चोर, लुटेरे, डाकू हैं, तो फिर बात कैसे होगी? एक ने 20 मिलियन का मैंडेट लिया है,
एक ने 16-17 मिलियन का मैंडेट लिया है। तो अगर ये मैंडेट या किसी की एग्जिस्टेंस या किसी की लेजिटिमेसी के डिनायल में आप हैं तो फिर बात कैसे हो सकती है? फिर तो इस रियासत मुमलिकत के अंदर कोई भी इस्लाही काम नहीं हो सकेगा आगे। इस्लाही काम नहीं, मगर क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग हल है? महमल साहिबा, केक के शेर पे ही तो लड़ाई है, सारे का सारा मामला तो यही है यहाँ पर। देखिए ऐसा जो अवैस साहब ने बात की ना, मैं बिल्कुल उसकी तारीफ करती हूँ। देखिए बात ये है कि असल चीज़ है कि हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा आमिर साहब ने जो बात की ना एक उसकी क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन की और बाकी भी सारी जो उन्होंने बात की है, बात ये कि देखिए जमहूरियत ही जमहूरियत को ठीक कर सकती है। हमने अमेरिका के अंदर भी देखा था, ट्रंप आया, एक अनोमली थी, उसके बाद जो है फिर उसको जमहूरियत ने ठीक किया ना, उसके बाद उनके अपने लोगों ने जिस तरीके से एक थ्रू द बैलेट उन्होंने एक निज़ाम उन्होंने बेहतर किया। जहां तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ पर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो सब किस तरह हो सकता है जब हुकूमत और ऑपोजिशन मिल बैठे। लेकिन क्या हो गया अब हमारी सियासत के अंदर, अनफॉर्चुनेटली कल हमने देखा पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो हुआ कि पीटीआई के वर्कर्स ने जिस तरीके से पार्लियामेंट नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जिस तरीके से हमला किया, फिजिकल वायलेंस हमने देखी। ये देखिए सियासत को सियासत तक रखें, आप लोग जानी दुश्मन नहीं एक दूसरे के, सियासी हरीफ जो है। यानी कि हमें भी याद है कि इमरान खान साहब जो है वो चौधरी बरादरान के बारे में क्या कहते थे या वो शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे, लेकिन बाद में उनके साथ मिल बैठना ही पड़ा ना। तो ये कल को उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठना पड़ेगा। ये चीज 90 की दिहाई के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी रियलाइज की और इसीलिए मिसाक जमहूरियत साइन किया गया था। मेरे ख्याल में हमें सिविलाइज डिस्कोर्स वापस लाने की जरूरत है सियासत के अंदर, और तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, तभी हमारी जमहूरियत को तकवीयत मिलेगी। हमें इस जगह जाना चाहिए, इस नहज पे नहीं आना चाहिए कि कल को आपके लोगों के ऊपर हमले होने शुरू हो जाए। दुरुस्त महमल साहिबा, सियासी इस्तेहकाम ही जमहूरियत को लेके जाएगा। आमिर ज़िया साहब, कैसे होगा फिर ये तो शक्लें देखने के रवादार नहीं। बात ये कि कंसेंसस बिल्डिंग जो होती है ना, इट ऑलवेज लीड्स टू वीक डिसीजन मेकिंग। हमारे यहाँ जो है गोट फंसी हुई है, कोई साइड जो है पूरी तरह से जीत नहीं पा रही है। जब तक कोई एक वाज़े बढ़तरी नहीं हासिल होगी, जब भी ये कंसेंसस आप करेंगे, इसका मतलब है कि आपको कुछ लेना और देना पड़ेगा, आपको जो है करप्ट लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर आपको वाकई बामाना चेंज चाहिए, ऐसी तब्दीली चाहिए कि जो प्रो पीपल हो, अवाम दोस्त हो, तो उसके लिए फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बामानी तब्दीली के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ये है गुफ्तगू और आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।